कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे टेलीसर्फ के बारे में। ये क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है, इसकी वर्किंग, एवरीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आप हैं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल पर। आइए शुरू करते हैं। किसी भी सरफेस रफनेस की टेस्टिंग के लिए हम एक ऐसा टेस्टर यूज़ करते हैं जो कि हमें उसकी जो रफनेस है वो बताता है, और इस टेस्टर का नाम है टेलर हॉब्सन टेलीसर्फ सरफेस रफनेस टेस्टर। तो हम किसी भी सरफेस की रफनेस का पता लगाने के लिए जो टेस्टर यूज़ करते हैं उसका नाम है टेलर हॉब्सन टेलीसर्फ। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं इसके मेन पार्ट्स से कि इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसके मेन पार्ट्स जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ई शेप सॉफ्ट आयरन हेड, देन आर्मेचर, स्टाइलस एंड सिलेंड्रिकल स्किड। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। पार्ट्स हमने देख लिए, अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, यानी कि इसकी रचना कैसे की जाती है। जैसे कि आपको आपके स्क्रीन पे ये डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग टेलीसर्फ में एक ई शेप का सॉफ्ट आयरन हेड होता है जो कि पिकअप कहलाता है। यानी कि इस हेड को, जो कि आपको ई शेप का दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, पिकअप कहते हैं। जिसकी जो सेंट्रल लिम्ब होती है वो आर्मेचर से पिवटेड होती है। जैसे कि आपको आपके डायग्राम में शो हो रहा है, ये आर्मेचर है और इससे इसकी जो सेंट्रल लिम्ब है वो पिवटेड है। आर्मेचर से एक स्टाइलस लगा होता है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है, इसे हम कहते हैं स्टाइलस। तो आर्मेचर से ही एक स्टाइलस है जिसको हमने क्या किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। हेड की बाहरी भुजाओं में 2 इंडक्शन कॉइल यानी कि प्रेरण कुंडलियाँ लगी होती हैं, और आर्मेचर और हेड की जो बाहरी भुजाएं यानी कि आउटर लिम्ब हैं उनमें थोड़ा सा क्या होता है, एयर गैप होता है। ये भी आपको आपके डायग्राम में शो किया गया है। तो इसका कंस्ट्रक्शन ये बताता है कि आपका जो डायग्राम है उसे कैसे मैनेज किया गया है, कैसे अरेंज किया गया है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ई शेप का सॉफ्ट आयरन मटेरियल का क्या लिया, एक हेड लिया, जैसे कि आपको आपके डायग्राम में शो हो रहा है। अब हमने क्या किया, इसकी जो सेंट्रल लिम्ब है, जो केंद्रीय भुजा है, उसको हमने आर्मेचर से पिवटेड कर दिया, और हमारे आर्मेचर से एक स्टाइलस जुड़ा हुआ है। जो हमारी ई शेप का हेड है आयरन का, उसकी जो आउटर आर्म्स हैं, आउटर लिम्स हैं, उनसे हमने क्या किया, इंडक्शन कोइल्स को जोड़ दिया। और आर्मेचर और ये जो आपका ई शेप का ये है, ई शेप का सॉफ्ट मटेरियल है, आयरन हेड है, इसमें और आर्मेचर के बीच क्या दे दिया, एयर गैप दे दिया। तो ये है इसकी कंस्ट्रक्शन। आइए अब इसकी वर्किंग के बारे में जान लेते हैं कि इसकी जो कार्य प्रणाली है वो क्या है। स्टाइलस की थोड़ी सी डाउनवर्ड मूवमेंट से जो आपकी प्राइमरी कॉइल का वायु अंतराल होता है, यानी कि एयर गैप होता है, वो कम हो जाता है। अभी जो हमारा स्टाइलस है, इसने डाउनवर्ड मूवमेंट कैसे किया, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये तो मैंने आपको अब तक बताया ही नहीं कि हमारा स्टाइलस जो है वो कहाँ पर है। तो हम जो हमारा स्टाइलस है उसको रखते हैं हमारी मेजरिंग सरफेस पर, यानी कि उस सरफेस पर जिसकी रफनेस हमें फाइंड करनी है। तो जब हम ये हमारा स्टाइलस है ये सरफेस पर रखेंगे, तो जो आपकी सरफेस होगी उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ भी होंगी। इरेगुलरिटीज़ क्या होती है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो अगर आप नहीं जानते तो आप प्रीवियस वीडियोज़ देखिए, बिकॉज बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारी सरफेस है उसकी कुछ इनरेगुलरिटीज़ भी होंगी, और उसकी इनरेगुलरिटीज़ पे जब आपका जो स्टाइलस है वो मूव होगा, वो क्या करेगा, मोशन करेगा, तो उसमें क्या होगा, उसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट होगा, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये क्या करेगा कि जब आपका स्टाइलस जो है वो आपके सरफेस पे जब हम चलाएंगे, उसको मोशन देंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, और जैसे ही उसमें डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो जो आपकी प्राइमरी कॉइल है उसका जो एयर गैप है वो कम हो जाएगा। देखिए आप इमेजिन कीजिए कि ये आपका स्टाइलस है, इसको हमने मूव किया, माना कि इसमें जो पीक और वैलीज होती हैं, ये हम जानते हैं कि हमारी कोई भी जो सरफेस होती है उस पर पीक और वैलीज बनी होती हैं। तो जब ये उनमें से होके निकलेगा तो इसमें मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। तो अगर स्टाइलस नीचे जाएगा तो ये जो आपका आर्मेचर है ये स्टाइलस की साइड से नीचे हो जाएगा, और जब ये इस एंड से नीचे होगा तो ये तो कॉमन सी बात है कि इसका जो दूसरा हेड है वो ऊपर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी जो प्राइमरी कॉइल है उसमें जो एयर गैप था, जितना पहले था अब उससे कम हो गया है, बिकॉज आपका जो स्टाइलस है उसने डाउनवर्ड मूवमेंट किया, जिसकी वजह से वो जिस एंड से कनेक्टेड था वो एंड भी क्या हो गया, नीचे हो गया, और जो दूसरा एंड होगा वो ऊपर हो जाएगा। तो जो एयर गैप होगा वो कम हो जाएगा हमारी प्राइमरी कॉइल से। तो जैसे ही आपका जो एयर गैप है वो कम होगा,
जितनी मात्रा में वो एयर गैप कम होगा उतनी ही मात्रा में सेकेंडरी कॉइल में जो एयर गैप है वो बढ़ जाएगा। समझ सकते हैं आप, ये छोटी सी बात है कि अगर जो एक एंड है अगर वो नीचे आया, मान लीजिए कि आपके ये जो दो आउटर लिम्स हैं, पहले इन दोनों में जो एयर गैप था वो सेम था, ठीक है, मान लीजिए 5-5 था। एज ए एग्जाम्पल दे रही हूँ बस मैं आपको कि मान लीजिए दोनों में जो एयर गैप था वो 5-5 था। लेकिन जब इसका जो एक एंड है जो कि स्टाइलस से जुड़ा हुआ है आर्मेचर का, जब ये नीचे होगा तो जो आपकी प्राइमरी कॉइल थी वहाँ से जो उसका एंड है वो ऊपर उठ जाएगा। तो अगर वो ऊपर उठ गया तो मान लीजिए कि उसमें क्या हो गया, एयर गैप पहले 5 था अब 3 रह गया, ये मान लीजिए। तो अगर आपकी प्राइमरी कॉइल में जो एयर गैप है वो 3 रह गया तो फिर जो सेकेंडरी कॉइल होगी उसमें एयर गैप कितना हो जाएगा, 5 तो था ऑलरेडी, लेकिन जो हमारी प्राइमरी है उससे 2 कम हो गया, तो वो क्या होगा, आपकी सेकेंडरी में ऐड हो जाएगा। इट मीन्स कि अब जो सेकेंडरी है उसका एयर गैप कितना है, 7 है। ये सिर्फ एग्जाम्पल था ताकि आपको समझ आए, ऐसी कोई वो नहीं है कि यहाँ पे 5 या 2 लिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अलग हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे हम ये सब अरेंजमेंट करते हैं, तो वो चीज़ अलग है। ये बस आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया था। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब आपकी जो प्राइमरी कॉइल है अगर उससे जो एयर गैप है वो कम होगा तो जितना ज़्यादा वो कम हुआ है वहाँ से उतना ही ज़्यादा आपकी सेकेंडरी कॉइल में जो एयर गैप है वो बढ़ जाएगा। तो ये इतनी बात समझ आ गई कि हमारे स्टाइलस ने क्या किया, डाउनवर्ड मूवमेंट किया और जो दोनों कॉइल्स में एयर गैप था वो वेरी कर गया, एक में कम हुआ और एक में ज़्यादा हो गया। अब क्योंकि जो आपका एयर गैप है उसमें चेंजेस आए हैं तो उनकी वजह से क्या होगा कि जो आपके कॉइल्स हैं उनका इम्पीडेंस भी चेंज हो जाएगा। अब ये इम्पीडेंस क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हमें RLC सर्किट पे जाना होगा। आपने पढ़े होंगे RLC सर्किट, वो क्या होते हैं कि अगर किसी सर्किट में रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों लगे हैं तो उनकी जो टोटल रेसिस्टेंस होगा उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। ये आप जानते होंगे पहले से भी कि इम्पीडेंस किसे कहते हैं, बस ये एज अ रिवाइज था। तो हम अगर आपका कोई सर्किट है या तो उसमें ये तीनों लगे हो या फिर कोई भी 2 लगा हो, यानी कि पेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस होना चाहिए या रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस होना चाहिए। अगर कोई भी 2 लगे हुए हैं हमारे किसी भी सर्किट में तो हमारे उसकी जो टोटल रेसिस्टेंस होगा उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल z से। तो हमारा इम्पीडेंस ये होता है। तो अगर आपके जो कॉइल्स हैं उनका जो एयर गैप है वो चेंज हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो कॉइल का इम्पीडेंस है वो भी चेंज हो गया, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में जो एक्स्ट्रा आपकी AC थी वो फ्लो करने लगी। इसकी मात्रा हम कॉइल्स के इम्पीडेंस के बदलाव द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं और ये जो होती है हमारी AC, ये क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टाइलस के डिस्प्लेसमेंट के। इस टाइप से स्टाइलस की पोजीशन से कैरियर को कंट्रोल या मॉड्यूलेट किया जाता है। टेलीसर्फ प्रिंसिपल ऑफ कैरियर मॉड्यूलेशन पर वर्क करते हैं। इनके अनुसार क्या होता है कि स्टाइलस की गति से हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर करंट को मॉड्यूलेट किया जाता है। इट मीन्स कि आपने स्टाइलस को जो आपकी सरफेस है उस पर मोशन दिया और उससे क्या हुआ, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, हाई फ्रीक्वेंसी की जो कैरियर करंट थी उसको हमने मॉड्यूलेट किया। मॉड्यूलेट करने के बाद हमने क्या किया, उसे एम्पलीफायर में भेजा। इसे हम एक डायग्राम से समझेंगे। इस डायग्राम में आपको क्या दिखाया गया है, सबसे नीचे है इसमें वाल्व ऑक्सीलेटर। वाल्व ऑक्सीलेटर से हमारे 4 रेसिस्टेंस कनेक्टेड हैं, 2 तो फिक्स हैं और 2 वेरिएबल हैं। R1 R2 जो है ये तो हमारे फिक्स रेसिस्टेंस हैं और A और B जो है ये हैं हमारे वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो इनको आप क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जब आपकी जो हाई फ्रिक्वेंसी की कैरियर करंट थी उसको आपने मॉड्यूलेट किया, मॉड्यूलेट करने के बाद आपने उसे एम्पलीफायर में भेजा। एम्पलीफायर क्या करेगा, जो आपकी करंट है उसको जो आपने मॉड्यूलेट किया है उसको एम्पलीफाई करेगा, यानी कि उसे बड़ा करेगा। एम्पलीफायर का क्या यूज़ होता है, किसी भी चीज़ को बड़ा करना। तो इसने यहाँ पे क्या किया, उसको एम्पलीफाई कर दिया और उसके बाद उसने उसे सेंड कर दिया हमारे डीमॉड्यूलेटर में। Now what is demodulator? So a demodulator electronic circuit that is used to recover the information contained from the modulated carrier wave. इट मीन्स कि जो आपका डीमॉड्यूलेटर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि यूज़ किया जाता है जो भी आपकी मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव थी उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको रिकवर करने के लिए। पहले आपने क्या किया, जो हाई फ्रीक्वेंसी की आपकी कैरियर करंट थी उसको मॉड्यूलेट किया। इट मीन्स उसको उस लैंग्वेज में चेंज किया जिससे कि जो आपका
आप मेथड यूज़ कर रहे हैं उसमें वो वर्क कर सके। और उसके बाद आपने उसे क्या किया, डीमॉड्यूलेट किया। इट मीन्स कि उसे वापस से नॉर्मल लैंग्वेज में चेंज किया जिसे आप समझ सकें। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमारी कैरियर करंट थी उसको एम्पलीफाई किया, और एम्पलीफाई करने के बाद उसे डीमॉड्यूलेट किया। डीमॉड्यूलेट करने से क्या हुआ, जो भी हमारी मॉड्यूलेटेड कैरियर करंट थी या कैरियर वेव्स थी, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको उसने रिकवर किया, और फिर उसने उसे उन चीज़ों में चेंज किया जिससे कि हम समझ सकें। तो यहाँ पे उसने क्या किया, दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया। पहले तो उसने जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन थी उसको एवरेज मीटर में भेजा। एवरेज मीटर से क्या होगा, इसका जो पॉइंटर है ये लेफ़्ट या राइट वेरी करेगा और उससे आपको पता चल जाएगा। और दूसरा उसने क्या किया, इसे पेन रिकॉर्डर में भेजा। पेन रिकॉर्डर का क्या काम है, ये क्या करता है, आपको जो ट्रू ग्राफ होता है वो दिखाता है। इट मीन्स आपकी जो भी कैरियर करंट था उससे जितना भी आपकी सरफेस टेक्सचर का जो ट्रू ग्राफ है वो आपको दिखाएगा। इट मीन्स कि आपकी सरफेस पे कैसा टेक्सचर है, उस सरफेस का, उस पर कितनी पीक्स और वैलीज हैं, कहाँ पे जो सरफेस है वो ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हैं, कहाँ पे वो स्मूथ है, कहाँ पे वो ज़्यादा रफ है, ये आपको दिखाएगा। इट मीन्स कि ये पेन रिकॉर्डर आपको ट्रू ग्राफ दिखाता है आपकी सरफेस का। तो ये मेथड हमने यहाँ पे यूज़ किया है जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारी जो सरफेस है उसकी रफनेस कितनी है। एक सिलेंड्रिकल स्किड होता है, वो जो आपको आपके डायग्राम में यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये सिलेंड्रिकल स्किड है। इसका क्या काम है, ये डेटम के रूप में यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, और जो पिकअप यूनिट है उसको मोटर या गियर बॉक्स डिवाइस द्वारा टेस्ट सरफेस पे चला रहा है। यानी कि जो भी आपकी टेस्ट सरफेस थी, जो भी आपको टेस्ट करनी है सरफेस, उस पर चला रहा है। इसके अलग अलग मेजरिंग स्पीड हम ले सकते हैं। इट मीन्स इसका काम बस ये है कि ये एज अ जो आपकी डेटम है उसके लिए यूज़ किया जा रहा है, जो क्या करेगा, पिकअप यूनिट को मोटर या गियर बॉक्स डिवाइस द्वारा क्या करेगा, जो टेस्ट सरफेस है उस पर चलाएगा। तो अब इसके बाद इसकी लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। स्किड लेंथ वेवनेस की पिच की दुगनी रखी जाती है। वेवनेस क्या होती है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, प्लीज़ वीडियोस देखिए अगर आपको नहीं पता है तो स्किड लेंथ जो आपकी होगी वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो आपकी वेवनेस है उसकी पिच लेंगे और उसकी दुगनी हम स्किड लेंथ को रखते हैं। इसके लिए हम एक डायमंड स्टाइलस का यूज़ करते हैं जो कि पिरामिड शेप का 4 फलकों का बना होता है। इसका जो पिरामिड एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, और स्टाइलस की नोज़ का अर्धव्यास हम रखते हैं 2 माइक्रोमीटर। स्टाइलस का मेजरिंग फोर्स 0.1 ग्राम होता है, और इसका जो वर्टिकल मैग्नीफिकेशन है वो 1000 से 50,000 बदलता है। तो यही होता है हमारा पूरा वर्किंग टेलीसर्फ। सो आई होप कि आपको इससे रिलेटेड सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे और इसकी वर्किंग भी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।